Good morning, students. So let's begin our class today. The last class that we had on Zoom, we discussed about the various attributes that we can use with the series data structure. The last topic, the last topic of that class was about the length function and the count function. I already told you the length function, what it generally do, it counts the number of elements. All right, it returns all the elements. How many elements will be there? All those elements will be returned over here, including the nans, है ना? Including the nans. But if you use count function, so what does count function do? Count function includes only the valid values excluding the nan, है ना? तो हमने एक एग्जांपल भी देखा था कि हमारा जो obj2 था वो obj2 में 4 एलिमेंट्स थे और obj3 जो था उसमें 3 एलिमेंट्स थे जिसमें से एक नैन था। तो जब आपने एक चीज़ ध्यान देना, जब आपने यहाँ पर काउंट फंक्शन लगाया obj3 पे तो आउटपुट क्या आया? 2 इसलिए आया क्योंकि एक नैन वैल्यू थी, तो इसने सिर्फ और सिर्फ आपको वैलिड वैल्यूज़ दी और आउटपुट दे दिया 2। बट अगर आपने यहीं पर लेन फंक्शन लगाया होता obj3 पर, तो यहाँ पर देखिए आउटपुट क्या आया? आउटपुट आया 3। इसने यहाँ पर जो आपकी नैन वैल्यूज़ होती हैं उन नैन वैल्यूज़ को भी काउंट किया है। तो बस ये एक डिफरेंस है काउंट फंक्शन और लेन फंक्शन के बीच में। So after this we are moving towards our next topic, which is example number 13, which is related to these attributes that we have seen. यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आप लोगों को क्या करना है, ऑब्जेक्ट S11 और ऑब्जेक्ट S12 दो ऑब्जेक्ट्स हैं। इन दो ऑब्जेक्ट्स का डेटा टाइप, शेप, नंबर ऑफ बाइट्स, नंबर ऑफ डायमेंशंस, आइटम साइज, हैज़ नैन वैल्यू और नॉट, और इट इज़ एम्प्टी और नॉट, ये सारे एट्रीब्यूट्स आपको प्रिंट करना है। किसके लिए? तो ऑब्जेक्ट S11 के लिए और ऑब्जेक्ट S12 के लिए। पहले हम देखते हैं कि ये S11 और S12 ऑब्जेक्ट्स है कहाँ। तो हमारा जो एग्ज़ाम्पल नंबर 12 था, उस एग्ज़ाम्पल नंबर 12 में हमने जो आउटपुट जनरेट किया था, वो जो आउटपुट था ये वाला, ये हमारा S12 है। ठीक है, यहाँ पर आप वैल्यूज़ को ध्यान रखना, ABCDE 5 वैल्यूज़ हैं और ये वैल्यूज़ इसका डबल है। ठीक है, इसका डबल है, तो ये वैल्यूज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसमें से एक वैल्यू नैन है, ये भी आप लोग ध्यान रखना, उसमें से एक वैल्यू नैन है। ये तो वो आपका ऑब्जेक्ट नंबर S12। ऑब्जेक्ट नंबर S11 हम ढूंढते हैं, S11 कहाँ है? तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट नंबर S11। ये आप देख सकते हो यहाँ पे कोई नैन वैल्यू नहीं है। यहाँ पर 4 वैल्यूज़ हैं और चारों वैल्यूज़ जो आपका S12 है उसकी आधी हैं। मतलब S11 जो है आपका वो नॉर्मल वैल्यूज़ है और S12 जो है वो S11 की डबल है। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल की तरफ। हमको ये पता चल गया कि S11 और S12 में क्या क्या वैल्यूज़ हैं। अब हमको इनके डेटा टाइप, शेप, नंबर ऑफ बाइट, डायमेंशन, आइटम साइज, हैज़ नैन और एम्प्टी, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करना है और कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर में आउटपुट आपका पाइथन का आना चाहिए। अब इसी तरीके से आउटपुट आना चाहिए तो एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर आप देख सकते हो ये इतना स्पेस छूटा हुआ है, यहाँ पर ये इतना स्पेस छूटा हुआ है। जब आपको थोड़ी सी दूरी देनी होती है तो यू आर नॉट सपोज टू पुट सम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्पेसेस ओवर देयर। इंस्टेड व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज अ एस्केप सीक्वेंस एंड दैट एस्केप सीक्वेंस इज \t. what does this \t will do? This \t refers to tab. कैप्स लॉक के ऊपर जो टैब बटन होती है वो क्या करती है, वो भी कुछ नंबर ऑफ स्पेसेस देती है। तो ये भी 8 स्पेसेस एक टैब यहाँ पर प्रोवाइड करता है। 8 नंबर ऑफ स्पेसेस, मतलब यहाँ पर 8 नंबर ऑफ स्पेसेस है, यहाँ पर 8 नंबर ऑफ स्पेसेस है। तो मैंने 8 बार स्पेस बार नहीं दबाया, मैंने सिंपली /t यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर मुझे 8 नंबर ऑफ स्पेसेस दिख गए हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है। तो आपको पहले तो ये हेडिंग्स लिखनी होंगी, एट्रीब्यूट नेम, ऑब्जेक्ट 11 और ऑब्जेक्ट S12, और उसके बाद यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ प्रिंट करनी होगी। चलिए देखते हैं ये हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये पांडास का प्रोग्राम है। सो द मोस्ट बेसिक थिंग विल बी इम्पोर्ट पांडास SPD। ये हमने कर दिया। अब ये हैश लगा हुआ है, मतलब ये एक कमेंट है, तो इसको स्किप करते हैं अभी के लिए।
अगली लाइन देखो इन्होंने क्या करा है, प्रिंट एट्रीब्यूट नेम, क्योंकि आपकी जो हेडिंग थी वो हेडिंग क्या थी, एट्रीब्यूट नेम। थोड़ा ऐसा ओपन करके रखते हैं ताकि दिखे। तो ये एट्रीब्यूट नेम लिखा है इन्होंने, यहाँ पर इन्होंने 2 बार स्लैश टी लगाया है, ठीक है। 2 बार स्लैश टी लगाया है, तो जब 2 बार आप स्लैश टी लगाओगे तो आपका यहाँ पर जब आउटपुट प्रिंट होगा ना, ये वाला स्पेस थोड़ा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पर 2 बार स्लैश टी लगा है और यहाँ पर 1 बार स्लैश टी लगाया है। तो आप देखो यहाँ पर ये जो आउटपुट है उसको हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 बार स्लैश टी लगा है, यहाँ पर 1 बार स्लैश टी लगा है। तो एट्रीब्यूट नेम, फिर कुछ एक स्पेस दिया, फिर स्लैश टी, मतलब यहाँ पर 8 स्पेसेस दिए, फिर ऑब्जेक्ट S11 लिख दिया, फिर 8 स्पेसेस दिए, फिर ऑब्जेक्ट S12 लिख दिया। अगली लाइन में इन्होंने क्या किया है, एक लाइन ड्रॉ करी है, किसके नीचे, एट्रीब्यूट नेम के नीचे एक लाइन ड्रॉ करी, ऑब्जेक्ट के नीचे एक लाइन ड्रॉ करी और S12 के नीचे एक लाइन ड्रॉ करी। अब लाइन ड्रॉ करने के लिए भी आपने जितना बड़ा एट्रीब्यूट नेम लिखा है ना, उतनी लंबी लाइन ड्रॉ कर दो। उसी के ठीक नीचे यहाँ पर 2 बार स्लैश टी दे दो। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट S11 लिखा है उतना बड़ा यहाँ पर नीचे अंडरस्कोर दबाकर लाइन ड्रॉ कर लो, 1 बार स्लैश टी दबा दो, और फिर ऑब्जेक्ट S12 के लिए भी इतनी बड़ी लाइन ड्रॉ कर लो। जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर तो इन्होंने नहीं की पूरी लाइन, पर जब हम पूरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो एट्रीब्यूट नेम के पूरे नीचे लाइन आएगी, ऑब्जेक्ट S11 के पूरे नीचे लाइन आएगी, ऑब्जेक्ट S12 के पूरे नीचे लाइन आएगी। तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ हो जाएगी। लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको लगाने हैं सारे के सारे एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हमको लगाकर बताए हैं। एट्रीब्यूट्स तो हमको पता है, डी टाइप डेटा टाइप बताना है तो डॉट डी टाइप लगेगा, शेप बताना है तो डॉट शेप लगेगा, नंबर ऑफ बाइट्स बतानी है तो डॉट एन बाइट्स लगेगा, डायमेंशन बताना है तो डॉट एंडिम लगेगा, आइटम का साइज़ बताना है तो डॉट आइटम साइज़ लगेगा, है नैन वैल्यू है कि नहीं तो डॉट हैज़ नैन्स लगेगा, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एम्प्टी है या नहीं, ट्रू या फॉल्स, तो वहाँ पे डॉट एम्प्टी लगेगा। मतलब हमको पता सारी चीज़ें हैं, बस यहाँ पर लिखा कैसे है उनने, हम उसको समझते हैं। आपको एक और चीज़ पता होगा, जो चीज़ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी जाती है वो चीज़ प्रोग्राम में एज इट इज़ प्रिंट होती है, ठीक है। आप कुछ गलत भी लिखोगे तो वो गलत ही प्रिंट होगा, ठीक है। ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर किया प्रिंट डेटा टाइप और ब्रैकेट में लिख दिया, उस डेटा टाइप को कैसे प्रिंट करते हैं तो उसका एट्रीब्यूट ब्रैकेट में लिख दिया, डॉट डी टाइप। जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो देखो ये एज इट इज़ स्क्रीन पे प्रिंट होकर आ जाएगा, डेटा टाइप डॉट डी टाइप। सिमिलरली यहाँ पर बाकी के लिए भी लिख दिया हमने, किस किस के लिए, शेप, नंबर ऑफ बाइट्स, नंबर ऑफ डायमेंशन, आइटम साइज, हैज़ नेम, एम्प्टी, इन सब के लिए भी हमने यहाँ पर इसी तरीके से लिख दिया। तो ये चीज़ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी थी, तो ये सारी की सारी चीज़ यहाँ पर एज इट इज़ प्रिंट होगी। कोई दिक्कत इसमें? तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो सिंपली एज इट इज़ टाइप किया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अब समझते हैं हम, आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो कोलन्स लगे हुए हैं ना, ये सारे के सारे कोलन्स एक लाइन में हैं। ये कोलन्स एक लाइन में क्यों है, क्योंकि जब इस प्रोग्राम पे प्रिंट फंक्शन जब लगाया ना, तो यहाँ पर भी इन्होंने ये कोलन्स को एक लाइन में ही लिखा है। अगर एक कोलन यहाँ हो जाता तो फिर वो पूरी लाइन आपकी इस तरीके से ड्रॉ होती कि जहाँ पर कोलोन्स भी गड़बड़ हो जाते, मतलब ऐसी जाती, फिर ऐसी जाती, फिर ऐसी जाती। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, इनको सेम लाइन में ड्रॉ किया है। प्रिंट फंक्शन सब जगह लगाया, प्रिंट फंक्शन में लगाने के बाद सारी वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख दी, और स्पेस 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 देकर ये कोलन्स को एक लाइन में लगा दिया। ये कोलन्स जो हैं आपके, ये कोलन्स को एक लाइन में लगा दिया, और वो एक लाइन में लगाने के बाद आपने फिर दबाया स्लैश टी। मतलब क्या हुआ, ये कोलन्स लग गए, उसके बाद एक टैब गया है, तो हर जगह आप देख सकते हो एक स्लैश टी यहाँ पर छूटा हुआ है। तो ये स्लैश टी यहाँ पर छूट गया, सब में आप देख सकते हो यहाँ पर ये स्लैश टी लगा हुआ है। इतनी चीज़ आपने एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दे दी। कितनी? इतनी पूरी, एक मिनट, इतनी पूरी। ये देख रहे हो आप, ये सारा स्लैश टी तक जो है ये आपका एक पूरा का पूरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एज इट इज़ लिखा जाने वाला डेटा है। अब आपने जब स्लैश टी दे दिया, उसके बाद आपने कॉमा लगाकर अब प्रोग्राम के डेटा टाइप लगा दिए। S11 पे डॉट डी टाइप लगा दिया, S11 पे डॉट शेप लगा दिया, S11 पे डॉट एन बाइट्स, सिमिलरली एंडिम, आइटम साइज, हैज़ नैन, एम्प्टी। सिमिलरली सेम कोड्स फॉर S12 एज वेल, ठीक है। अब यहाँ पर S12 के साथ भी इन्होंने लगाने थे, तो यहाँ पर इन्होंने इसको लगा दिया है। अब आप देखोगे जब हम इसको रन करेंगे तो देखो यहाँ पर इन्होंने एक टैब लगाया था, यहाँ पर 2 टैब्स लगाए हुए हैं। आप लोग एक टैब
लगाएंगे तो भी ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही टैब का स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने 2 टैब्स लगाए हुए हैं, तो शायद ये चीज़ थोड़ी सी आगे निकल जाए। उसको सेट करने के लिए हो सकता है हमको यहाँ पर एक टैब लगाना पड़े 2 की बजाय। अब यहाँ पर देखो S11 S12 S11 S12 S11 S12 इस तरीके से यहाँ पर ये वैल्यूज़ हमने पास कर दी। जब हम ये वैल्यूज़ यहाँ पर पास कर देंगे और जब इस प्रोग्राम को F5 दबाकर एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का आउटपुट हमारी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, ठीक है। एक बार मुझे अगर टाइम मिला तो एक क्लास में मैं आपको ये प्रोग्राम भी बनाकर बता दूंगा। मेरे लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करके मैं आप लोगों को ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके बता दूंगा कि ये किस तरह से रन होता है सेम कोडिंग के साथ। ऑलराइट, क्योंकि उसके लिए क्या है, मेरे को S11 भी बनाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे S12 भी बनाना पड़ेगा, 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। उन 2 बने हुए ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फिर ये प्रोग्राम लगाना पड़ेगा। मतलब मुझे पहले एग्जांपल नंबर 11 एग्जांपल नंबर 12 बनाना पड़ेगा और उसके नीचे ये एग्जांपल नंबर 13 मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब इट्स अ लेंदी प्रोसेस जो एक 40 मिनट की क्लास में हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं पहले से बनाकर रखूँगा और आप लोगों को सिंपली उसको एग्जीक्यूट करके बता दूंगा और बता दूंगा कि मैंने ये कैसे रन किया है। Alright, so we will go through that also, but I hope this example is clear to you for now, and if you have some doubts, so after the class you can ask in the group. Alright, after this, once it is done, let us move to our next topic, which is accessing a series object and its element. अब देखो, हमने सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना देख लिया कि सीरीज ऑब्जेक्ट्स बनाते कैसे हैं, सीरीज ऑब्जेक्ट्स पे कैसा कैसा डेटा कैसा कैसा इंडेक्स दे सकते हैं वो देख लिया, सीरीज ऑब्जेक्ट्स के अंदर कैसी कैसी वैल्यूज़ जा सकती हैं वो देख ली, मैथमेटिकल फंक्शंस भी पुट किए जा सकते हैं वो भी देख लिया। उसके बाद हमने देख लिया कि इस सीरीज ऑब्जेक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उसके जो जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो भी सारे देख लिए कि क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, कैसे इनको एग्जीक्यूट किया जाता है। अब हम जो देखने वाले हैं वो है इन सीरीज ऑब्जेक्ट्स को कैसे एक्सेस किया जाता है, क्योंकि अभी तक आप जो देख रहे थे ना उसमें क्या हो रहा था, सारे के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे थे, ठीक है। आप कोई एक ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते थे तो उस ऑब्जेक्ट के पूरे एलिमेंट्स प्रिंट होते थे। बट अगर कुछ ऐसा केस हो कि मुझे सारे ऑब्जेक्ट्स नहीं चाहिए, मुझे कुछ ही ऑब्जेक्ट्स चाहिए, तो क्या करोगे, तो वो अब हम सीखेंगे यहाँ पर, जो कि है एक्सेसिंग अ सीरीज ऑब्जेक्ट एंड इट्स एलिमेंट्स। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखो इन्होंने हमको 4 ऑब्जेक्ट्स बनाकर बताए हैं, 5 6 7 8। चारों ऑब्जेक्ट्स देखते हैं पहले। तो यहाँ पर फैब जैन मार्च 3 वैल्यूज़, 0 1 2 3 4 5 वैल्यूज़, 9 10 11 12 4 वैल्यूज़, 9 10 11 12 4 वैल्यूज़, ठीक है। डेटा टाइप्स देख लो सारों के, एक INT 64 है, बचे हुए 32 हैं। सारी चीज़ें हमने देख ली यहाँ पर। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आप देखो, अगर आपको यहाँ पर इस पूरे जो ये 4 ऑब्जेक्ट्स दिखे, ऑब्जेक्ट 6 7 5 6 7 8, जो आपको ये ऑब्जेक्ट्स दिखे, इन ऑब्जेक्ट्स के कुछ ही एलिमेंट्स एक्सेस करना है, सारे के सारे एलिमेंट्स नहीं एक्सेस करना है। इतने सारे जो ये आपके एलिमेंट्स हैं ना, आपको ये इतने सारे एलिमेंट्स एक्सेस नहीं करना है, आपको कुछ ही एलिमेंट्स अगर एक्सेस करना है, ठीक है। तो ये कुछ ही एलिमेंट्स आप अब कैसे एक्सेस कर सकते हो वो अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखो, एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट, यही हमारा टॉपिक है। इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए आप लोगों को क्या करना होता है, आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होता है। 5 है तो 5, 6 है तो 6। उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखने के बाद आप लोगों को उस ऑब्जेक्ट के साथ, एक मिनट, ऑब्जेक्ट का नाम लिखने के बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स पास करना होता है। जैसे ही आप इतना करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि आपको आउटपुट में उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी, दैट डिफ़ॉल्ट वैल्यू यू वुड बी एबल टू सी। लेट अस सी विद एन एग्जांपल। ऑब्जेक्ट 6 ब्रैकेट में लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3। तो चलिए देखते हैं पहले तो ऑब्जेक्ट 6 क्या है। अच्छा, ऑब्जेक्ट 6 है हमारा ये वाला, उसका थर्ड इंडेक्स देखना है, तो 0 1 2 3, मतलब ये वाली वैल्यू। थर्ड इंडेक्स की वैल्यू है 20। चलिए देखते हैं यहाँ पर आउटपुट क्या आ रहा है। यहाँ पर देखो आउटपुट आ रहा है 20। सिमिलरली ऑब्जेक्ट 7 का 9th इंडेक्स देखते हैं। ऑब्जेक्ट 7 का 9th इंडेक्स क्या है, ऑब्जेक्ट 7 का 9th इंडेक्स ये रहा, वो है 18। तो यहाँ पर देखो आउटपुट क्या आया हुआ है 18। सिमिलरली ऑब्जेक्ट 8 का 11th इंडेक्स, ऑब्जेक्ट 5 का February इंडेक्स। तो देखते हैं ऑब्जेक्ट 8 का 11th इंडेक्स 121,
ऑब्जेक्ट 11 का फेब्रवरी, ऑब्जेक्ट 5 का फेब्रवरी इंडेक्स, तो ये है 28। तो इसने क्या किया, जो भी आप इंडेक्स वैल्यू दे रहे हो उस इंडेक्स वैल्यू के, समझना, जो भी आपने इंडेक्स वैल्यू दी उस इंडेक्स वैल्यू के जो भी करस्पॉन्डिंग डेटा है वो करस्पॉन्डिंग डेटा को आप प्रिंट कर सकते हो। कैसे? तो उसको प्रिंट करने का तरीका सिंपल, ऑब्जेक्ट का नेम और जो भी उसका वैलिड इंडेक्स है वो। चलो ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और लिख दी ने, वैलिड इंडेक्स। ऐसा क्या जब हम इनवैलिड इंडेक्स दें तो क्या होगा? ठीक है, अब हम थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने आउटपुट में OBJ7 का सेकंड इंडेक्स प्रिंट करने की कोशिश की है। चलिए लेट अस गो थ्रू द OBJ7 ऑब्जेक्ट। देखो ये रहा हमारा OBJ7, इसका सेकंड इंडेक्स इन्होंने एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी, पर आप देख सकते हो इंडेक्स वैल्यू है 9, 10, 11, 12। क्या यहाँ पर सेकंड इंडेक्स है? यहाँ पर तो कोई सेकंड इंडेक्स है ही नहीं। जब यहाँ पर कोई सेकंड इंडेक्स नहीं है तो वो की एरर में यहाँ पर बता देगा कि जो ये आपने 2 लिख रखा है वो यहाँ पर एक एरर है। यहाँ पर ये कोई वैलिड एक लीगल इंडेक्स OBJ7 के लिए नहीं है, क्योंकि लीगल इंडेक्सेस क्या है, 9 से लेकर 12 तक के। तो यहाँ पर जो 2 है वो एक इनवैलिड इंडेक्स है, और यहाँ पर आपका आउटपुट ना जनरेट होते हुए आप लोग आपकी स्क्रीन पर एक एरर जनरेट होते हुए देखेंगे। सो this is something that can be used for accessing the individual elements. After this let us see one more thing. आप लोगों ने अभी तक बहुत सारी जगहों पर इस चीज़ के बारे में ज़रूर से पढ़ा होगा, जो कि है स्लाइसेस। स्लाइसेस का मतलब क्या होता है? स्लाइसेस का मतलब अभी तक हमने क्या देखा, जो भी हमारा एक बड़ा डेटा होता है उस बड़े डेटा के अंदर से कोई छोटा डेटा एक्सट्रैक्ट करना, उसको बोला जाता है स्लाइसेस। Similarly, those slices can be obtained in this objects also, in these series objects also. मतलब कि ये मेरा पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट में से मुझे एक छोटा ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब यही 2 वैल्यूज़ चाहिए। तो ये क्या कहलाएंगी, जो मैं जब ये 2 वैल्यूज़ को ही एक्सट्रैक्ट करूँगा तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्लाइस। मतलब एक बड़े ऑब्जेक्ट में से मैंने ये जैन फैब की अलग एक ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू निकाल ली है, तो ये एक मेरा स्लाइस कहलाएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर जब स्लाइसिंग की जाती है, ठीक है, यहाँ पर स्लाइसिंग के टाइम पर इंडेक्स की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर स्लाइसिंग के टाइम पर इंडेक्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो इंडेक्स की ज़रूरत नहीं होती है तो यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो यहाँ पर स्लाइसिंग के टाइम पर आपको पोजीशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, यहाँ पर स्लाइसिंग के टाइम पर आपको पोजीशन की ज़रूरत होती है। तो हमको पहले तो पता होना चाहिए पोजीशन चीज़ क्या है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझना, देखो इन्होंने एग्जांपल के थ्रू समझा के भी बताया है। ये रहा हमारा एक ऑब्जेक्ट OBJ5। यहाँ पर पोजीशन जो होती है वो पहले एलिमेंट से स्टार्ट होती है और पोजीशन हमेशा 0 से स्टार्ट होकर नीचे की तरफ बढ़ती है इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये बढ़ती है। तो यहाँ पर पोजीशन हमेशा 0 से चालू होगी, 1 2 3 एंड सो ऑन, जितने एलिमेंट्स होंगे उतनी पोजीशन यहाँ पर रहेगी। तो देखो ये वाले में पोजीशन क्या है, 0 1 2। ऑब्जेक्ट 6 में पोजीशन क्या है, 0 1 2 3 4। ऑब्जेक्ट 7 में पोजीशन क्या है, 0 1 2 3। तो ये पोजीशन पे डिपेंड करती है स्लाइसिंग। ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पोजीशन पे डिपेंड करती है स्लाइसिंग, बट नॉट ऑन इंडेक्स। चलो अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ है क्या। आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पर। OBJ5 जो था वो था हमारा ये 6, ये 7, ये इन तीनों पे बेस्ड ही हम स्लाइसिंग करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। इसको देखिए, ऑब्जेक्ट नंबर 5 को देखिए। इसको इन्होंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट नंबर 5 का यहाँ पर जब स्लाइसिंग करनी होती है तो हमेशा जैसी स्लाइसिंग करते थे वैसे ही यहाँ पर भी की जाती है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपका स्टार्टिंग पोजीशन, आपका एंडिंग पोजीशन, और स्टार्ट और एंडिंग पोजीशन के बाद आप लोगों को कितनी स्टेप्स चाहिए हैं तो वो। तो यही जो प्रोसेस होती है स्लाइस करने की वो यहाँ पर भी वही होती है। स्टार्टिंग पोजीशन दे दो, एंडिंग पोजीशन दे दो,
और कितनी स्टेप, मतलब कितने एलिमेंट्स को स्किप करके अगला एलिमेंट देना है, तो वो आप बता दो। तो यहाँ पर देखो, पहले एग्जांपल में इन्होंने लिख दिया obj5, ब्रैकेट में पास किया 1, और उसके बाद इन्होंने कोई भी एंड पोजीशन नहीं दी और कोई भी स्टेप नहीं दी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सिर्फ स्टार्टिंग पोजीशन से लेकर एंड तक जाएगा प्रोग्राम, जहाँ तक, जब तक एंड नहीं हो जाते तब तक के ऑब्जेक्ट्स आपको एक्सेस करने हैं। पर कहाँ से एक्सेस करने हैं? 1 से लेकर। चलिए देखते हैं। obj5 के 1 पोजीशन से लेकर, इंडेक्स नहीं बोल रहा हूँ, obj5 के 1 पोजीशन से लेकर एंड तक। चलिए देखते हैं। ये रहा obj5, ये तो 0 पोजीशन है, ये रही 1 पोजीशन, 1 पोजीशन से लेकर एंड तक, मतलब जैन 31 और मार्च 31, ये हमारा आउटपुट आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर आउटपुट आपका यही आया है, जैन 31 मार्च 31। तो आपने क्या कर दिया, एक बड़े ऑब्जेक्ट में से एक छोटा ऑब्जेक्ट एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो ये जो प्रोसेस होती है, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्लाइसिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं। obj6 2,5, 2,5 मतलब क्या हुआ, सेकेंड इंडेक्स से चालू करते हुए फिफ्थ इंडेक्स तक। पर यहाँ पर जो फिफ्थ इंडेक्स लिखा है, तो फिफ्थ इंडेक्स काउंट होगा नहीं, यहाँ पर क्या होगा, 2, 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ 2, 3 और 4 काउंट होगा। 5 चूंकि ये एंड पॉइंट है, एंड पोजीशन है, तो ये यहाँ पर काउंट नहीं होगी, ये यहाँ पर काउंट नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2, 3, 4 ही काउंट होने वाला है। ऑलराइट, चलिए ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर हम 2,5 इन्होंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया। obj6 में 2,5 ये पोजीशन आपको एक्सट्रैक्ट करनी है। चलो देखते हैं। obj6 में ये रहा मेरा obj6 पोजीशन 2,5, तो ये रहा मेरा 2, 3, 4, 5 है भी नहीं और 5 इंक्लूड भी नहीं होगा, तो सिर्फ आपका आउटपुट आएगा 2, 3, 4, 17, 20, 23। देखते हैं। तो यहाँ पर देखो 2, 3, 4, 17, 20, 23 आपका आउटपुट आ चुका है। थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर, वो है obj7 से रिलेटेड। ये एक और थर्ड मत तरीका। यहाँ पर देखो, फर्स्ट वाले में एंड पॉइंट और स्टेप नहीं दिया था, सेकंड वाले में स्टेप नहीं दिया था, और थर्ड वाला जो एग्जाम्पल है इसमें एंड पॉइंट नहीं दिया है। इसका मतलब ये हुआ, 0 से बिगिन करते हुए जहाँ पर प्रोग्राम एंड नहीं हो जाता वहाँ तक की वैल्यूज़ आपको प्रिंट करना है, और डिफरेंस कितने का रखना है, 2 का, मतलब एक वैल्यू स्किप करके अगली वैल्यू। ठीक है, तो चलो देखते हैं कितने इंडेक्सेस बनते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी obj7 में 4 इंडेक्स हैं, 4 इंडेक्स में उसने बोला 0 से शुरू करना है, तो 0 तो आएगा ही। ठीक है, उसके बाद एक छोड़कर, क्योंकि स्टेप 2 लिखी हुई है, तो एक को छोड़कर तो 2, फिर एक को छोड़कर फिर अगला, अगला तो कुछ है ही नहीं, मतलब 0 और 1, 9 और 11, ये आउटपुट आना चाहिए आपका 9, 11, 18, 22। देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका आउटपुट आया हुआ है 9, 11, 18, 22। जो डेटा टाइप्स थे वो डेटा टाइप्स एज इट इज़ यहाँ पर प्रिंट हो गए हैं। अब एक और चीज़ देखो, यहाँ पर अब इन्होंने क्या किया हुआ है, एक और obj7 पर इन्होंने एक यही फंक्शन लगाया, यही प्रॉपर्टी लगाई स्लाइसिंग के लिए, और लिखा obj7 10 से लेकर 15 तक, और इसको रन कर दिया। तो देखो आउटपुट क्या आया है, आउटपुट आया है एक एम्प्टी सीरीज़। ये एम्प्टी सीरीज़ क्यों आ गया आउटपुट, चलो देखते हैं एक बार। obj7 10 से लेकर 15 तक, ये रहा मेरा obj7, ये है मेरा obj7। यहाँ पर 10 तो है, 15 नहीं है। पर ये चीज़ देखो, मैं 10 कहाँ पर बता रहा हूँ, इंडेक्स के अंदर। और मैंने पहली चीज़ आपको क्या बताई, स्लाइसिंग काय पे डिपेंड करती है, पोजीशन पे। ठीक है, स्लाइसिंग पोजीशन पे डिपेंड करती है। और यहाँ पर आप क्या चीज़ दे रहे हो, यहाँ पर आप दे रहे हो क्या, यहाँ पर आप लोग इंडेक्स दे रहे हो। तो इंडेक्स दोगे तो क्या ये रन होगा, यहाँ पर ये इंडेक्स देने पर रन नहीं होगा। यहाँ पर ये एक एम्प्टी सेट सही तरीके से जनरेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप कभी इंडेक्स नहीं देते हो, यहाँ पर आप क्या देते हो, यहाँ पर स्लाइसिंग के टाइम पर पोजीशन देखी जाती है और इंडेक्स नहीं। अगला एग्जांपल, obj7 ब्लैंक ब्लैंक -1, -1 कर दिया है, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन भी शुरुआत से लेकर
और एंड पोजीशन भी एंड तक, और कितने का डिफरेंस रखना है तो -1 का। इसका मतलब ये हुआ अगर आपके पास ये एलिमेंट्स है और -1 का डिफरेंस रखना है, इसका मतलब ये हुआ रिवर्स ऑर्डर में -1 -1 -1। इस तरीके से आपका आउटपुट प्रिंट होगा। मतलब कि अगर आपको आपके ऑब्जेक्ट के वैल्यूज़ को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है तो आपको वहाँ पर क्या वैल्यूज़ पास करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग एम्प्टी एंड स्टेप -1। अगर आप ऐसी वैल्यू पास करते हो किसी भी आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो यहाँ से आप आपके ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से इन्वर्स ऑर्डर में प्रिंट कर सकते हो। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या ऐसा हुआ है। OBJ7 पे इन्वर्स ऑर्डर लगाया तो देखते हैं आउटपुट आया यहाँ 12 11 10 9। ऊपर देखते हैं हम क्या चीज़ है ऊपर। देखो ये आउटपुट है यहाँ पर 12 11 10 9, और यहाँ पे क्या है 9 10 11 12 इनपुट है। मतलब क्या कर दिया उसने, कम्प्लीटली रिवर्स ऑर्डर में उस आउटपुट को प्रिंट कर कर बता दिया है। सो दिस इज़ इट। तो ये चीज़ समझने जैसी थी स्लाइसिंग यहाँ पर। अगली चीज़ यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल नंबर 14 आप लोगों को दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल नंबर 14 का स्क्रीनशॉट मैं अभी आप लोगों को ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को बचे हुए टाइम में जो आपके ये 10 मिनट्स बचे हैं, इस 10 मिनट्स में आप लोग ये एग्जाम्पल को समझो, ये 3 लाइन के कोड को समझो कि ये 3 लाइन के कोड ने क्या किया, क्या स्लाइस यहाँ पर जनरेट कर कर इन्होंने यहाँ पर बताई है। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको अभी एग्जीक्यूट कर कर देखनी है, समझ कर देखना है, और कुछ डाउट हो तो आपको ग्रुप पर मुझे अभी पूछना है। ऑलराइट, सो दिस इज़ इट स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास इज़ this much only. We will be meeting in the next class, and you can ask your doubts if you have any. So thank you students, see you in the next class.